नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी दोस्त रुचि और आज आपके लिए बहुत ही सुंदर कहानी लेकर आई हूं जिसका शीर्षक है लटकी हुई शर्त। दोस्तों, ये कहानी दलित जीवन पर आधारित है और लेखक है इसके प्रहलाद चंद दास। तो चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कहानी का। गंगाराम गंगाराम नंगाराम नंगाराम, ऐसे ही आवाजें एक लड़के को चिढ़ा रही थी। दुबला पतला सीख सा लड़का गंगाराम और पीछे चिढ़ाती हुई उद्दंड लड़कों की टोली। गंगाराम गंगाराम नंगाराम नंगाराम, अच्छे खासे नाम की ऐसी की तैसी कर दी थी बदमाशों ने। गंगाराम इक्के दुक्के का विरोध करता, कभी कभार लड़ भी जाता, लेकिन लड़कों की जब पूरी टोली ही उसके पीछे पड़ गई हो तो वो क्या करता? वो रोता, खींचता और अंत में भाग जाता। लड़के जोर शोर से चिल्लाने लगते, भाग गया गंगाराम, भाग गया नंगाराम। गंगाराम अपनी बेबसी पर रोता, क्रोध से उसकी आंखें लाल हो जाती और नथुने फूल जाते थे। समय भी कैसा पलटा खाता है। वही गंगाराम आज इलाके का प्रसिद्ध गंगा बाबू है और अभी जब कुल्ली पाटन में उसके बाल बच्चे सरपट घोड़े दौड़ाते हुए निकल जाते हैं तो उसके गंगाराम नंगाराम वाले साथी उजबक से उनके पीछे उड़ती हुई धूल को देखते रह जाते हैं। वही गंगाराम आज जय जय राम हो गया है, अर्थात उसे देखकर लोगों के हाथ उठ जाते हैं, जय श्री राम कहकर उसका अभिवादन करते हैं। गंगाराम की सफेद मूछों के अंदर ढके मुख में मंद मंद हंसी बिखरती रहती है। तब आदमी बचपन में अलग होता है, जवानी में अलग और बुढ़ापे में अलग। खासकर बचपन का तो बाद की जिंदगी से क्या मेल, उस पर भी गंगा राम जैसे लोगों का। लेकिन और किसी का ना हो, गंगाराम का तो है। बात जिस इलाके की है वहां 15-20 घर ठाकुरों के और 150 घर सरकारी भाषा में कमजोर वर्गों के, ठेठ भाषा में पासी, दुसाद, चमार और अहीर आदि के। अलबत्ता सभी एक दूसरे से आवश्यक दूरियों पर। और जैसा कि होता आया है कि 15-20 घर ठाकुर इलाके के शिरमौर, बाकी सब दुम हिलाते उसके पीछे पीछे चलते थे। गंगाराम इन्हीं में से एक गरीब दुसाद का लड़का था। उसके बचपन में सिर्फ दुसाद भर कह देना काफी नहीं था, किसी विशेषण की जरूरत उसे नहीं थी। वैसे हरिजन शब्द का भी इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन इससे एक बड़े वर्ग का बोध होता है, जातिगत विशेषता का पता नहीं चलता। जाने अनजाने में किस तरह सरकार ने एक वर्ग चेतना का बीज बो दिया है ना। लेकिन सरकार का क्या है? दुसाद को लड़की की शादी करनी है तो दुसाद ही खोजेगा, चमार को लड़की की शादी करनी है तो चमार ही खोजेगा। फिर ये हरिजन हरिजन करने से इन बारीकियों का पता कैसे चलेगा? खैर, सरकार की बात तो दूसरी है, गांव घर की बात दूसरी होती है। तो गंगाराम इन्हीं में से एक गरीब दुसाद का लड़का था, कमजोर, दुबला पतला, जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था। लेकिन जितना दुबला पतला वो था, खाना उतना ही अधिक खाता था। लोग कहते उसका पेट है कि पाताल, पता ही नहीं चलता। वो जो जितना खाता वो कहाँ जाता कोई पता ही नहीं लगा सकता। अपने घर में तो भुंजी भाड़ नहीं, इसलिए उसकी बात क्या करना। लेकिन जब ठाकुरों के घर किसी क्रियाक्रम में वो खाने बैठता तो देखने वाले देखते ही रह जाते। और राम किस्नू बाबू की बेटी की शादी में तो कमाल ही हो गया था। शादी हो चुकी थी, भोज चल रहा था। गंगाराम जिस पंगत में बैठा था उसके अगल बगल और पंगतें थीं, लेकिन धीरे धीरे सारी पंगतें उठ गई। गंगाराम की पंगत वालों ने थोड़ी देर में गंगाराम के हाथ बराने का इंतजार किया, लेकिन गंगाराम था कि खाए जा रहा था, खाए जा रहा था। हार करके वो उठ गए। कानाफूसी होने लगी, कौन खा रहा है? गंगाराम। कहाँ का लड़का है? किसका लड़का है? अरे गांव के एक दुसाद का लड़का है। आवाजें तेज होने लगी, कौन खा रहा है, कौन खा रहा है? कौतूहलवश सभी उसे देखे जा रहे थे। ताज्जुब की बात है, उतनी व्यस्तता में भी राम कृष्ण बाबू ने जब ये बात सुनी तो अपने आप को रोक नहीं सके। उसकी पत्तल के सामने एक कुर्सी डलवा कर बैठ गए। बोले, गंगाराम तुम डरो मत, खाओ। फिर परोसने वाले को बुलाया और कहा, तुम भी यहीं रुक जाओ और गंगाराम जैसे जैसे खाता जाए तुम देते जाओ। गंगाराम ने कृतज्ञता पूर्वक एक बार राम कृष्ण बाबू को देखा, फिर खाने में जुट गया।
ऐसा खाना बरस 2 बरस में ही नसीब होता था। उधर अस्तबल में गंगाराम का बाप हरकू चमार के साथ घोड़ों के लिए पानी सानी कर रहा था। बात वहां तक पहुंच गई। बाप बेचारा तो शर्म से कट गया। उसने हरकू से कहा, हरकू जाके जरा उस हरामजादे को उठा लाओ तो। पूरा गांव तो उस पेटू को जानता ही है, बाहर के बारातियों के सामने भी मेरी नाक कटा रहा है। हरकू एक अच्छे दोस्त की भांति हाथ मुंह धोकर भोज स्थल पर गया। करीब करीब सभी लोग खड़े होकर गंगाराम का तमाशा देख रहे थे। शर्म हरकू को भी लग रही थी। कहने लगा, हरामी पूरी गरीब बिरादरी की नाक कटा रहा है। ऐसा तो नहीं कि आज ठूस कर खा लेगा तो कल से भूख नहीं लगेगी। सामने रामकृष्ण बाबू को बैठा हुआ देखा तो एक बार ठिठका, लेकिन बात बर्दाश्त के बाहर होने लगी थी। लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। वो लपक कर गया और खप से गंगाराम का हाथ भी पकड़ लिया। एक कौर मुंह में एक कौर हाथ में। गंगाराम अचकचा गया। रामकृष्ण बाबू के मनोरंजन में बाधा पड़ी, फिर भी वे बिगड़े नहीं। शायद अपनी लड़की की शादी में उन्हें बहुत काम करना था, इसलिए हंसकर बोले, जाओ अब खाओगे भी कैसे? चमार ने तो छू दिया। गंगाराम ने भी इसे महसूस किया। वो तो चमार से ऊंची जात का है। उसने धीरे से कौर पत्तल पर रखा हुआ और उठने लगा। यह भी हंसी आ रही थी कि उससे हुटा नहीं जा रहा था। हरकू ने तो पकड़ ही रखा था, उसी ने तौलकर उठाया। क्यों पिल पड़ते हो इस तरह खाने पर? बाद में हरकू ने उसे समझाने की कोशिश की थी। यह ठीक है कि हम लोग देवताओं की तरह सूप, धूप, सुगंध और फूल की खुशबू सूंघकर नहीं रह सकते। हमें एक पेट भात चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या इस तरह जलील होकर? यह भी ठीक है कि हमें कभी बढ़िया खाना नसीब नहीं होता और बाबू लोगों के यहाँ किसी अवसर पर ही ऐसा खाना मिलता है। गंगाराम ने बात काट दी। कहा, काका मैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाता। मैं खा कर इतना मोटा होना चाहता हूँ, इतना ताकतवर होना चाहता हूँ कि जो लड़के मुझे दिन रात चिढ़ाते हैं गंगाराम नंगाराम, मैं अकेले सबको सबक सिखा सकूं। हंस पड़ा था हरकू। कहा था, ठीक है, लेकिन वो ताकत एक बार पेट ठूस कर खा लेने से नहीं आती। उसके लिए रोज रोज पेट भर खाना मिलना चाहिए। और रोज रोज भर पेट भोजन का इंतजाम कर लिया था गंगाराम ने। वो दिन और यह दिन ठाकुर रामकृष्ण के अस्तबल में घोड़ों को सानी पानी खिलाता था उसका बाप। आज वे खुद का एक अस्तबल का मालिक था। भोजन देखकर टूट पड़ने वाला गंगाराम खुद कितने लोगों का पेट भरता। 10 कट्ठे में फैला हुआ था उसका मकान। परिजनों से भरा, कुटुंबों से गहगहाता हुआ उसका परिवार। कभी कभी गंगाराम अपनी छत पर टहलता हुआ विगत इतिहास की तरह पूरे इलाके को देखता जाता है और सोचता जाता है कि किस तरह लक्ष्मी ठाकुरों की बस्ती से सरकती हुई धीरे धीरे उसके पास आती गई। आन बान और शान में जीने वाले ठाकुर किस तरह अपनी आन बान शान में ही खोखले होते गए, और वो मन ही मन सर झुकाता है उस हरकू काका के प्रति, जिसने उसे उस दिन हाथ पकड़कर भोज पर से उठा लिया था और समझाया था। और समझ में आने के बाद उसे दूर दूर तक लोगों की हंसी अपना पीछा करती हुई सुनाई दे रही थी। यह पेट, हाँ ये पेट ही सारे अनर्थों की जड़ है। पहले इसी का जुगाड़ करूंगा। उसकी दृष्टि गई थी अपने हाथों पर। बहुत छोटे थे उसके हाथ। उसने अपने पिताजी के हाथों की ओर देखा। वे रामकृष्ण बाबू के अस्तबल में सानी पानी में फंसे थे और सानी पानी करते हुए उसके पिता एक दिन चल बसे। जाते जाते वे अपने पितृ धर्म का पालन करना नहीं भूले। गंगाराम की शादी करा गए थे। गंगाराम छटपटा कर रह गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। कभी के पेटू गंगाराम ने अपना पेट काट काट कर किसी तरह एक बेटे को पढ़ाया लिखाया। कभी कभी गंगाराम को हरकू काका की तरह गांधी बाबा को भी प्रणाम करने का मन करता, क्योंकि पढ़ने लिखने के बाद तुरंत मुनवा को नौकरी लग गई बैंक में। मुनवा ने बाद में समझाया था कि गांधी बाबा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि दुसाद, चमार, पासी आदि छोटी जात के लड़कों को पढ़ने के बाद तुरंत नौकरी मिल जाती है। अभी दूसरा बेटा शिवचरण बताता है कि ऐसा अंबेडकर नाम के एक आदमी के कारण हुआ था, लेकिन किसी के भी कारण हुआ हो, जैसे जैसे उसके बेटे बड़े होते गए दनादन नौकरी में लगते गए। मुनवा बैंक में
शिवचरण पुलिस में, हरिचरण ब्लॉक ऑफिस में, और गंगाराम अपने बड़े हुए बेटों के हाथों की ओर हर्ष के साथ देख रहा था। हरकू काका तब भी जीवित थे और समय समय पर आते जाते रहते थे। उन्होंने समझाया था, बेटा ऐसा नसीब किसी किसी का ही होता है। किसी को धन मिलता है तो जन नहीं, और किसी को जन मिलता है तो धन नहीं। तुम्हारे पास अभी धन और जन दोनों हैं। थोड़ा बुद्धि विवेक से काम लेना। धन में मति भ्रम हो जाती है। बाबुओं की तरह कुचलन से बचना। बाबुओं का कुचलन? गंगाराम को हंसी आती। बाबुओं में कुचलन नहीं होता तो आज क्या गंगाराम गंगाराम होता? वो वही गंगाराम नंगाराम ही रह जाता। बाबुओं में आन बान शान के अलावा एक और कुचलन था, नई नई लड़कियों का शौक। घर में अच्छी भली पत्नियों के रहते नहीं, कहां कहां से वो कैसी कैसी लड़कियां उठा लाते थे। एक औरत से बनकर नहीं रह पाते थे। वो छत्री कैसा? छात्र धर्म और मर्दांगी की यही परिभाषा थी उसके सामने, और यही परिभाषा ले डूबी उन्हें। ये दूसरी तीसरी औरतें लाई ही जाती थी तफरी के लिए। ये पान पीती, शराब पीती और तरह तरह की फरमाइशें करती। बाबू लोग इन फरमाइशों को पूरी करते करते धीरे धीरे चुकते जाते। हालांकि इन औरतों में से किसी किसी ने इतिहास बना दिया और अपनी निष्ठा और कर्तव्य परायणता के लिए आज भी इलाके में याद की जाती हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम थी। अधिकतर खप नहीं पाई और वे गहने रुपए लेकर भाग गईं। हालांकि बाबुओं ने कुछ को पैसे में लगा दिया था, कुछ आमदनी के लिए, लेकिन डूबते को तिनका सिर्फ कहावत में ही सहारा दे सकता है। इन्हीं क्षणों में बाबुओं के यहाँ की लक्ष्मी क्रमशः गंगाराम के हाथों पहुंचने लगी थी। बड़े बड़े मौके संभाल लिए गंगाराम ने बाबुओं के। 3 कमाऊ पोतों के पैसे एक जगह इकट्ठा हो रहे थे। उनका इससे बढ़िया उपयोग क्या हो सकता था? लेकिन पैसा क्या यूं ही दिए जा सकता था? गंगाराम ने तो पहले हाथ जोड़ दिए थे। मैं एक अदना सा आदमी क्या मुंह लेकर आपके दरवाजे पर पैसे वसूल करने आऊंगा? दरवाजे पर के बाबू को ताव आ गया था। मैं ना उधार मांगने आया हूं ना भीख। इतनी संपत्ति पड़ी है मेरे पास, रख लो, एक ने कहा। आन बान शान और बस 1 2 3 गिनती का कोई अंतर नहीं है। फिर बाबूजी बढ़ते गए और उधर गंगाराम नोटों की गड्डियां गिन रहा था। इस बीच एक दिन हरकू काका आ धमके। जी हाँ, इस बार आ धमके थे। आए तो थे वे न्योता लेकर। इस बार रामकृष्णु बाबू की पोती की शादी हो रही थी, लेकिन न्योता के पहले उन्होंने डांट पिलाई। कहा था, गंगाराम, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें सचेत किया था। क्या हुआ काका? होगा क्या? खाक, मैंने अभी अभी शिवचरण को दुखहरण बाबू की लड़की के साथ खलिहान में देखा। ये सब बुराइयां आती हैं धन के साथ, इसलिए कह रहा हूं। पर काका, बाबू ने एक समय हमारी बहू बेटियों के साथ भी तो यही किया था। नहीं गंगाराम, बदला नहीं, और बदला भी तो इस तरह से तो बिल्कुल नहीं। गंगाराम मायूस हो गया। बात आगे बढ़ाई थी हरकू काका ने। ताकत है तो एक प्रतिकार करो। कैसे? रामकृष्ण बाबू की बेटी की शादी वाली घटना याद है तुम्हें? गंगाराम का काला रंग भी सुर्ख होता हुआ नजर आया। मैं उस घटना की याद तुम्हें छोटा करने के लिए नहीं दिलाना चाहता। वो तो तुम्हारे बचपन की बात है। मैंने तुम्हें भोज पर से हाथ पकड़कर उठाया था, लेकिन तुम पत्तल हाथ में लेकर उठे थे, याद है ना? गंगाराम ने स्वीकृति से सिर हिलाया। और आज भी वही नियम चल रहा है। जब हम उनके यहाँ नौकर होते तब की बात नहीं करता। अब तो हम खाते हैं, अपना जूठन आप साफ करते हैं और हमें मलाल नहीं होता। लेकिन जब भोज काज में न्योत कर ले जाया जाता है तब भी। उल्टे जब बाबुओं को हम न्योता देते हैं तो हमें सूखा पहुंचाना पड़ता है। वे हमारे यहाँ बैठकर नहीं खाते, और जो हम सूखा देते हैं पता नहीं उसको वे खाते हैं या उनके नौकर चाकर। इसके बारे में कभी सोचा है तुमने? समर्थ होते हुए तो जाति की इस दीवार को तोड़ो, या फिर ऊंची जाति के होने के उनके दंभ को। कहते हुए हरकू काका नीचे उतर गए थे। गंगाराम सोचता ही रह गया। धमाका हुआ था इस बार इलाके में। रामकृष्ण बाबू की पोती की शादी में कोई भी इतर जात खाने नहीं जाएगा। रामकृष्ण बाबू अभी जीवित थे। सुना तो सन्न रह गए। आखिर क्यों? गंगाराम ने ऐसा कहलवा भेजा है। रामकृष्ण बाबू ने अपना विशेष विश्वास पात्र गंगाराम के पास भेजा। मेरी पोती की शादी में ऐसी प्रतिज्ञा क्यों? यह सिर्फ संयोग है कि आपकी पोती की शादी है और हम खाने से कहाँ इनकार करते हैं।
शर्त यही है कि खाने के बाद हम अपना पत्तल नहीं उठाएंगे। नियुक्त कर ले जाते हैं तो समुचित सम्मान दीजिए, और ये सम्मान आपने दिया तो फिर सबने दिया, क्योंकि आप तो गांव के सिरमौर है। ये बात भी सुननी थी, वो भी गंगाराम के मुंह से। गंगाराम रखता है शर्त, जिसका बाप रामकृष्ण बाबू के अस्तबल में घोड़ों को नहलाने धुलाने सानी पानी करते मर गया। समय सचमुच बड़ा बलवान होता है। गंगाराम एक धनी दुसाध हो गया था, अब उसे सम्मान चाहिए था। नहीं, ये नहीं होगा, रामकृष्ण बाबू चिल्लाए थे। जाकर गंगाराम से कह दो वो अपनी औकात पहचाने। कहने की जरूरत नहीं, अपनी औकात पहचानने लगा था गंगाराम। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियों का आनंद लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।